आपकी एक स्टेटमेंट सामने आई है कि लीव पाकिस्तान एज सून एज पॉसिबल, क्यों? क्या रिया, तो ये तो मिनी जहन्नम है मेरे ख्याल से पाकिस्तान। आज इसलिए बुरा है कि वो आपके साथ नहीं खड़ा। बाजवा अच्छा था जब तक वो आपके साथ खड़ा था। बाजवा एक बड़ा प्रोफेशनल आदमी था अकॉर्डिंग टू इमरान खान ना, लेकिन आज वो आपके साथ नहीं है, इसीलिए आप खफा हैं उससे। अवाम आपसे सवाल पूछेगी कि नौशाद आपने मुल्क क्यों नहीं छोड़ा? यार वैसे पाकिस्तानी पासपोर्ट ऐसा पासपोर्ट है ना कि इस पे आप पाकिस्तान से बाहर भी नहीं निकल सकते। जब आप वेल्थ कमा के आते हैं ना तो पाकिस्तान आपके लिए जन्नत है ना। आपको टैक्स देने की ज़रूरत है, जज भी आपकी जेब में है, पुलिस भी आपकी जेब में है, फौज भी आपकी जेब में है, हर चीज़ आपकी जेब। बिकॉज इन्हीं स्कॉलर्स के हाथ में मदरसे हैं आजकल के। आप देखें तो क्या हाल है। मैं सब मदरसों की बात नहीं कर रहा, मैं मेजोरिटी मदरसों की बात कर रहा हूँ कि इन्हीं के हाथ में, वहीं से ये ह्यूमन बॉम्ब्स निकल रहे हैं। गुड इवनिंग नौशाद, हाउ आर यू डूइंग? आई एम गुड, आप बताएं कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। Give us some details about your journey as a broadcaster or social activist. असल में ये जो जर्नी थी ये ऐसी थी कि प्लान नहीं थी, ये बस एक्सीडेंटली नेचुरली बस चलती गई। हमारा यहाँ पे हमने प्रोडक्शन हाउस खोला जिसमें मेरा एक दोस्त अपना पॉडकास्ट करता था और उसको देख के मुझे आइडिया हुआ कि यार मुझे भी कुछ ऐसा करना चाहिए। आई वॉज मोर ओके विद राइटिंग स्टफ ऑन फेसबुक, तो मैं कुछ ऐसी चीज़ों के ऊपर मैं बात करता था, लिखता था। एक छोटा सा हुजूम इस माशरे का उसको बहुत पसंद करता था, प्रोग्रेसिव बातें, वुमेन राइट्स, ह्यूमन राइट्स और ये सारी चीज़ें। सो फिर उसके बाद जब ये प्रोडक्शन हाउस हमारा चला तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं हमारे माशरे में जिसमें हमने ये एक इनिशिएट लिया कि हम इन चीज़ों को सरकास्टिकली लोगों को थोड़ा सा अवेयर करें चीज़ों के हवाले से। तो वो शायद कुछ वीडियोस शायद आप जो देख के आई हैं मेरे पास वो आपने देखी होंगी, तो वो एक छोटी सी काविश थी हमारी। और राइट, आपकी एक वीडियो वायरल हुई थी। आपने वीडियो वायरल करवाई थी या वो हो गई थी? वो तो खैर मेरे पेज से भी अपलोड नहीं हुई थी। जिसके साथ मैंने बनाई थी वो मेरा दोस्त है, वो ही इज सिटिंग नेक्स्ट टू मी, नेक्स्ट कमरे में वो बैठे हुए, उनके पेज से डाली थी, वो वायरल हो गई थी। नो, आई एम टॉकिंग अबाउट ब्लास्फेमी वाली वीडियो। अच्छा, वो वाली। क्योंकि आजकल बहुत ट्रेंड है कि वीडियो वायरल करवाई जाती है और कुछ हो भी जाती हैं, मगर ज्यादातर वायरल करवाई जाती हैं। तो इसका आप अगर डिटेल से हमारे ऑडियंस को बताना चाहें कि वो क्या था? अच्छा, वो एक ऐसा इंसिडेंट था कि आई वाज वॉकिंग टूवर्ड्स माय कार। कराची में मैं गया था, मैं इस्लामाबाद में रहता हूँ, मैं कराची गया था एक काम से और मैं अपनी जो है वो गाड़ी में मैं कुछ भूल गया था और वो लेने के लिए मैं जा रहा था। तो कुछ लोग जमा हुए थे, वो लड़ रहे थे आपस में, शोर की आवाज़ थी। और जब मैं उनके पास गया तो मैंने पूछा कि मसला क्या है। तो देयर वाज दिस गाय, वो ड्राइवर को एक मोब ने पकड़ा हुआ था एंड दे वर अबाउट टू किल हिम। तो मैंने उससे पूछा कि यार मसला क्या है? तो ही सेड कि यार ये इस गाड़ी का ड्राइवर है और इस जो कंपनी है, बेवरेजेस की कंपनी थी एक, और उनका आपने देखा होगा ना कि आजकल हर एक प्रोडक्ट के ऊपर एक QR कोड आता है। तो वो जो QR कोड था उसके अंदर मतलब मोहम्मद नाम, मतलब आप अगर गौर करें तो लग रहा था कि है, लेकिन वो था नहीं। इट वाज अ QR। हाँ, हर चीजों में नजर आता है, मतलब आसमान पे बादलों में भी उनको मोहम्मद और अल्लाह का नाम नजर आ जाता है ना। सो वो उसको मारने वाले थे, तो मैंने उनको रोका। वो बंदा इतना अग्रेसिव था कि उसकी आंखों में ना गुस्सा था बहुत ज्यादा, और वो कह रहा था कि हम जला देंगे इस ट्रक को। सो एज मतलब मेरा पर्सनल ओपिनियन जो भी है इन चीज़ों के बारे में, लेकिन मैंने वहाँ पे एज अ मॉडरेट होके, एज अ बीच का बंदा होके मैंने वो मामला सुलझा के मैंने उसकी वीडियो बनाई। और वीडियो भी मतलब मैंने कहा अगर खुदा ना ख्वास्ते मुझे मारने लगे यहाँ पे तो ताकि कोई सबूत हो मेरे पास, तो मैंने उसलिए वो वीडियो वहाँ पे ऑन स्टार्ट की, रिकॉर्डिंग स्टार्ट की मैंने। और फिर मैं घर आया, फिर न्यू ईयर थी, मैंने वो पब्लिश की, मैं थका हुआ था। लेकिन मैं जब अगले दिन उठा तो मुझे इतनी कॉल्स आई थी लोगों की, वो बड़ी वायरल हो गई थी वीडियो, लोगों ने काफ़ी शेयर की। लेकिन एक टॉपिक ऐसा है कि आपने देखा होगा ना, मशाल का वाकया हुआ था। Exactly. और इसके अलावा सियालकोट वाला, खैर उसके, हाँ सियालकोट वाला उससे पहले हुआ था। तो ये सिमिलर है। बल्कि अभी भी रिसेंटली एक और जगह भी हुआ है, आई थिंक वो मियां चन्नू था कि मैं गलत ना हूँ, वहां पे भी बहुत बुरी तरह उसके साथ ये वाकया पेश आया है और उसको मार दिया बंदे जी। तो ये हमारे एक हुजूम की एक मेंटालिटी बन गई है कि कोई आपको पसंद ना आए, बस उसको जो है आप पकड़ के एक ही नारा लगाना है, लोगों ने आके मारना पहले, पूछना बाद में कि यार इसकी गलती क्या था, इसने किया क्या था। अच्छा, आपको डर नहीं लगा वहाँ पे? क्योंकि लोग जो हैं वो रेजिस्ट करते हैं ऐसी जगहों पे जाने से कि अगर मैं ब्लास्फेमी की किसी चीज़ को रोकता भी हूँ तो लोग मुंतशिर हो सकते हैं, गुस्से में हो सकते हैं, आपको नुकसान पहुँचा सकते हैं। तो आपके दिल में ये ख्याल नहीं आया कि मुझे जाना नहीं चाहिए, या मैं कहीं करीबी किसी पुलिस स्टेशन या कोई भी हो, मैं उनसे हेल्प ले लेता? देखें, अगर जहाँ तक आप पुलिस की करती हैं, हुकूमत की करती हैं, तो पूरे पाकिस्तान में, फिर खुसूसन सिंध में तो ऐसी नाम की कोई चीज़ मौजूद ही नहीं है ना। कराची जो है ना वो प्योरली उसका जो सिक्योरिटी का पूरा डोमिनेंस है या जो पूरी ताकत है वो रेंजर्स के पास है। पुलिस तो वहाँ पे ऐसी घूम फिर रही है, टू बी ऑनेस्ट।
हाँ बेचारे टारगेट किलिंग में मारे जाते हैं, मतलब होता है उनके साथ, लेकिन अगर हम देखें तो ग्राउंड पे पुलिस का कोई किरदार नहीं है। डर की जो बात आप कर रही हैं, इससे पहले भी आई वॉज इन्वॉल्व इन अ पॉलिटिकल कैंपेन। ये एक एक्टिविस्ट थे कराची के जो इलेक्शन के लिए खड़े थे, और उनके उसमें कॉर्नर मीटिंग्स पे मॉब अटैक्स हुए थे, उसमें मैं भी था। और बाकायदा मस्जिदों में खुतबों में नाम लिए जाते थे कि यार ये लड़का है, ये इसको फैसिलिटेट करता है इस इलाके में कैंपेन में। और इनफैक्ट एक दिन तो मैं जुमे की नमाज़ पढ़ने गया था, और जिस मस्जिद में मैं नमाज़ पढ़ रहा था वहाँ मेरा नाम लिया इन्होंने कि इमरान नौशाद नाम का लड़का है। एक और नाम भी लिया था उन्होंने उसके साथ साथ ना, मेरा एक दोस्त था। तो वहाँ पे भी जो है ना मुझे लगा डर सा कि यार ये पूरी मस्जिद की तुम्हें मारने ना उठ जाए। मगर अगेन ये हमारी मतलब दुनिया हमारे लिए खुदा ने बनाई है, और हम सब जो यहाँ पे रहते हैं हम सब ने अपने फ़र्ज़ डालने, उसको एक अच्छी जगह बनाने के लिए कि हमारी जो आने वाली नस्लें हैं वो यहाँ पे बेहतर ज़िंदगी गुजार सके। तो मेरे ख्याल से अगर मैं भी डर जाऊँ, आप भी डर जाएँ इन चीज़ों पे बात करने से, तो कौन बदलेगा? Do you believe in karma? Yes, I sort of believe in karma। मतलब ये नहीं कि मेरा सोलली की मान है karma के ऊपर के है, लेकिन मतलब अच्छी चीज़ें अगर आप अच्छा करते हैं तो आपके साथ होता है अच्छा आगे जाके लाजमी। आपकी 3 बिगेस्ट अकम्पलिश क्या थी यार लाइफ में जो आपने की? ये बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, तो माजरत ये सब दोबारा चेंज करने के लिए। आपने सवाल किया अचीवमेंट्स के हवाले से, तो मेरी पहली जो अचीवमेंट है मेरे ख्याल से वो ये कि मेरे पेरेंट्स जब शहर मूव हुए गांव से। आई वॉज बोर्न इन बुनेर। बुनेर एक स्मॉल टाउन है खैबर पख्तूनख्वा में, वहाँ से हम कराची शिफ्ट हुए। तो वहाँ पे मतलब वहाँ जाके हमें एक अच्छा एक्सपोजर मिला, अच्छी एजुकेशन मिली, मतलब कंपेरेटिवली विद माई गाँव। दूसरी अगर मैं कहूँ अच्छी अचीवमेंट जो मेरी है वो मेरी जो पहली जॉब थी वो एक रेस्टोरेंट में थी, एंड आई वर्क इन अ रेस्टोरेंट टू पे माई स्कूल फीस। वहाँ पे मैं बर्तन धोता था रेस्टोरेंट में, मैंने बर्तन भी धोए हैं, मैंने टेबल भी साफ़ किए हैं, कैशियर भी एज अ कैशियर भी मैंने काम किया उसके ऊपर। सो उस दिन जब मुझे मेरी पहली सैलरी हाथ में आई तो उसका ना एक ग्लास था रेस्टोरेंट का, तो जो दरवाज़ा था तो मैं उसमें अपने आप को जैसे देख रहा था, मैंने कहा यार इमरान, ये जो बंदा तुम्हें सामने दिख रहा है ना ये शीशे में, ही इज़ द ओनली पर्सन हु कैन हेल्प यू इन योर हार्ड टाइम्स, नेवर एक्सपेक्ट फ्रॉम अदर्स। तो मेरे ख्याल से यही बात सीखना 16 साल की उम्र में या 15 साल की उम्र में, ये एक बड़ी अचीवमेंट है मेरे लिए। तीसरी बड़ी अचीवमेंट कि जब आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होते हो ना, पेरेंट्स के ऊपर आप डिपेंडेंट नहीं होते, तो आप अपने फैसले खुद कर पाते हो। और मेरे ख्याल से ये मेरी तीसरी बड़ी अचीवमेंट है कि मैं कभी डिपेंडेंट नहीं रहा फाइनेंशियली अपने पेरेंट्स के ऊपर, तो मैं अपने डिसीजन सारे खुद लेता हूँ, ऑलराइट। सो या ओके, आपकी सोशल एक्टिविज्म किस बेस पर है? यार ऐसा स्पेसिफाइड तो नहीं है, बट आई टॉक अबाउट चाइल्ड राइट्स, आई टॉक अबाउट जो यहाँ पे मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स हैं पाकिस्तान में, उसमें आप पश्तून, बलोच, LGBTQ, आपके ट्रांसजेंडर्स, ख़वातीन, सो इसका मैं मतलब काफ़ी ज़्यादा वो करता हूँ कि आप किन प्लेटफॉर्म पे जाते हैं, कहाँ पे आवाज़ उठाते हैं आप? मोस्टली सोशल मीडिया। पहले ये कि मैंने प्रेस क्लब की एक्टिविज्म भी की कुछ टाइम कराची में, लेकिन मुझे उसका इतना कोई अच्छा इफेक्ट नज़र नहीं आया, क्योंकि उसका डार्क साइड ये है कि जिन लोगों के पीछे आप नारे लगाते हैं ना, प्रोटेस्ट ख़त्म होने के बाद वो अपनी गाड़ियों में जाते थे, कोई करोला में आ रहा है, कोई होंडा में आ रहा है, और हम बस या रक्षा ढूंढ रहे होते थे क्या घर कैसे जाया जाए। तो ये इसकी इतना ज़्यादा इफेक्टिव वो मुझे नज़र नहीं आया। ओके, वीडियो वायरल भी हो गई, अल्लाह ने एक नेक काम आपके हाथ से करवा भी दिया, एक वसीला आपको बनाया इंसान की जान बचाने का। फ्यूचर में कोई प्लानिंग है इस तरह की ब्लास्फेमी जैसे वाक़यात की रोकथाम के लिए? अभी मेरा कल एक पॉडकास्ट हुआ एक साहब के साथ, वो इंशाल्लाह जल्दी रिलीज़ होगा। इट इज़ अबाउट रिलीजियस एक्सट्रीमिज़म। तो मेरा ये है कि हम लोगों को अवेयर करें इस हवाले से कि यार यहाँ पे जिस तरीके से जिस एक्सट्रीम फॉर्म को हम देखते हैं ना मज़हब के, पूरी दुनिया में इस मज़हब का इतना एक्सट्रीम फॉर्म कहीं पे नहीं है। यहाँ पे पोलराइजेशन काफ़ी ज़्यादा हो गई है, यहाँ पे जो है मीडिया के ज़रिए, सिलेबस के ज़रिए, करिकुलम के ज़रिए काफ़ी ज़्यादा लोगों को पोलराइज किया गया है। एक्सट्रीम एक प्रोजेक्ट के तहत वो खैर एक बहुत लंबी डिबेट है, तो मेरे ख्याल से जितना लोगों को जल्दी इस बात की समझ आ जाएगी तो मेरे ख्याल से चीज़ें बड़ी जल्दी बदल जाएंगी। एक रिसर्च के मुताबिक 1415 यानी 1415 केसेस 1947 से रिपोर्ट हुए हैं पाकिस्तान में ब्लास्फेमी के ऊपर। इन वाक़यात को कैसे रोका जा सकता है और क्या स्कॉलर का कोई रोल है इनमें, इन रोकथाम में? हमारे स्कॉलर्स अनफॉर्चुनेटली मैं कहूँगा कि कोई 5% या 4% स्कॉलर्स ऐसे हैं जो
इस्लाह की बात करते हैं, चाहे वो मतलब किसी भी सेक्ट से हो, स्कॉलर से तो नहीं होगा। आई डोंट बिलीव इन इट, बिकॉज इन्हीं स्कॉलर्स के हाथ में मदरसे हैं आजकल के। आप देखें तो क्या हाल है। मैं सब मदरसों की बात नहीं कर रहा, मैं मेजोरिटी मदरसों की बात कर रहा हूँ कि इन्हीं के हाथ में वहीं से ये ह्यूमन बॉम्ब्स निकल रहे हैं। बिल्कुल। इसकी रोकथाम जो है वो देखें, जो रियासत है ना, स्टेट जो मशीनरी है, स्टेट मशीनरी के पास पूरी ताकत होती है, मीडिया की ताकत होती है, टीवी की ताकत होती है उनके पास करिकुलम उनके हाथ में होता है। मेरे ख्याल से अगर स्टेट चाहे तो इन चीज़ों को रोक सकता है, लेकिन क्योंकि स्टेट के जो इलीट है इस मुल्क की 2%, या आप इस्टेब्लिशमेंट आप उसे कह सकते हैं, उनके कारोबार जो थे ना, डॉलर्स जो आ रहे थे बाहर से, वो इसी मद में आ रहे थे कि उन्होंने यहाँ लोगों को ह्यूमन बॉम्ब्स बनाए, उस मद में उन्होंने डॉलर्स कमाए, जजीरे खरीदे। सही है। तो मेरे ख्याल से कि स्टेट के हाथ में कि वो जल्दी कुछ कर सकती है, आवाम या मुझ जैसा इंडिविजुअल बहुत ही माइनर सा इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता है। ओके, आपकी एक स्टेटमेंट सामने आई है कि लीव पाकिस्तान एज सून एज पॉसिबल, क्यों? अच्छा, ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग डिबेट है। मेरे ख्याल से देखें, इस मुल्क को जिन लोगों ने बिगाड़ा है वो सिस्टम में थे। आपको सिस्टम में आना पड़ेगा इसको ठीक करने के लिए। और हमने एक एग्जाम्पल देखी भी कि एक शख्स बहुत चीखें मारा था 2018 के इलेक्शन में कि मुझे वोट दो, मैं चेंज कर दूंगा। बिल्कुल। जब वो 2018 में पावर में आया तो हमने देखा कि सिस्टम ने उसी इंसान को चेंज कर दिया। सही है ना। तो ये मुल्क मेरे ख्याल से 2 लाख लोग हैं बाशुमार इधर, ठीक है ना, मोर और लेस, ये उनके लिए बना है, वही यहाँ पे बेनिफिट्स उठाते हैं। मेरे मतलब आप अगर मिडिल क्लास हैं इस मुल्क में, आप जो है ना, आपका सर्वाइवल बड़ा मुश्किल है। मैं ये कहता हूँ कि आप बाहर जाएं और आप वेल्थ कमा के आएँ। जब आप वेल्थ कमा के आते हैं ना, तो पाकिस्तान आपके लिए जन्नत है ना। आपको टैक्स देने की ज़रूरत है, जज भी आपकी जेब में है, पुलिस भी आपकी जेब में है, फौज भी आपकी जेब में है, हर चीज़ आपकी जेब में। तो आप कमा के इधर ला के रहें, ये हीवन है इलीट्स के लिए या फिर जो वेल्थी लोग हैं। दूसरी बड़ी बात, मैं एक छोटी सी बात इसमें ऐड करना चाहूँगा। अगर अमेरिका में आप ना कोई भी एवरेज जॉब करते हैं, या कनाडा में, या किसी भी फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री में, वहाँ पे आप मॉर्गेज करा सकते हैं, कच्चा सा घर, आप एक प्यारी सी अच्छी सी गाड़ी ले सकते हैं। वो घर वो गाड़ी इस मुल्क के अंदर 2% या 1% लोगों के पास है, जो एक आम इंडिविजुअल उसके लिए ड्रीम भी नहीं कर सकता। बिल्कुल सही है। तो मेरे ख्याल से आप जाएं, कमाएं, वहाँ पे रहें, वहाँ पे एक आप जिंदगी देखेंगे ना कि जिंदगी होती क्या है बेसिकली। यहाँ तो लोग इतने ओप्रेस्ड है, इतना हर एक चीज़ से लोग दूर है, यहाँ पे इतना गैप है चीज़ों के बीच में, लोगों के बीच में। क्या रिया, तो ये तो मिनी जहन्नम है मेरे ख्याल से पाकिस्तान। हाँ, अगर आपके पास पैसे, आप एलीट है, तो आपके लिए जन्नत है। पाकिस्तान की आवाम आपसे सवाल पूछेगी कि नौशाद आपने मुल्क क्यों नहीं छोड़ा? यार वैसे लकीली मेरा प्रोसेस चल रहा है। हाँ, मेरा प्रोसेस चल रहा है। मेरा प्लान है कि मैं मास्टर्स जो है ना करूँ बाहर से। बड़ा एक्सपोजर, जो इंटरनेट से एक्सपोजर लेना था या यहाँ पे जो एक्सपोजर लेना था वो तो ले लिया। लेकिन मेरे ख्याल से थोड़ा सा बाहर जाके मेरी ख्वाहिश है कि मैं ज़िंदगी के 2-3 साल बाहर गुजारूँ, फिर वापस इधर आ जाऊँ। तो मेरा भी मास्टर्स का प्लान है, मेरा प्रोसेस चल रहा है। तो होपफुली दिस इज गोइंग टू बी माई लास्ट ईयर इन दिस कंट्री। बट लेट्स फिंगर क्रॉस, क्योंकि ये पाकिस्तानी पासपोर्ट ऐसा पासपोर्ट है ना कि इस पे आप पाकिस्तान से बाहर भी नहीं निकल सकते। अच्छा। बिल्कुल, इसमें कोई ताकत नहीं है ना, ये पासपोर्ट आपके पास आपको वीज़ा भी नहीं देता। सो लेट्स सी हाउ थिंग गोज फॉर मी। आपकी एक लंबी चौड़ी पोस्ट मेरे सामने आई है जिसमें आपने लिखा है कि मुझसे एक सियासी जमात के मीडिया विंग ने राब्ता किया जिसने जनरल बाजवा और पीडीएम पर एक वीडियो बनाने में दिलचस्पी जाहिर की। उन्होंने मुझे बताया कि मेरा मुआहदा केपीके के साबिक वजीर के साथ होगा। हाँ। कौन था वो वजीर जिसके साथ मुआहदा तय पाना था? नाम मेंशन कर देता। सबको पता है कि पीटीआई का हर एक मिनिस्टर, ऑलमोस्ट सारे मिनिस्टर जो अभी भी पीटीआई के अंदर हैं, वो इस चीज़ में इन्वॉल्व हैं। अब देखें ना, टिकटॉकर्स को पैसे देते हैं महीने के, वो पैसे ये किसी स्कूल टीचर्स को, किसी स्कूल पे किसी बच्चे के उस पर नहीं लगा सकते थे। बिल्कुल लगा, सबको पता है। और किन मिनिस्टर्स ने टिकटॉकर्स को पैसे दिए, वो मिनिस्टर्स आपके सामने हैं, आप मुझसे नाम पूछने की जरूरत नहीं है। जो आपने देखे हैं उन्हीं में से एक है। आपका जवाब क्या था उनको? मेरा जवाब यही था कि यार एक चीज़ के जब मतलब एक चीज़ मेरे प्रिंसिपल्स के खिलाफ है तो मैं क्यों करूँ वो काम। बाजवा आज इसलिए बुरा है कि वो आपके साथ नहीं खड़ा। बाजवा अच्छा था जब तक वो आपके साथ खड़ा था। बाजवा एक बड़ा प्रोफेशनल आदमी था अकॉर्डिंग टू इमरान खान ना, लेकिन आज वो आपके साथ नहीं है, इसीलिए आप खफा हैं उससे। या देखें, ये पीटीआई जो है ये इसलिए फ़ौज के ख़िलाफ़ नहीं है कि फ़ौज सियासत में मुदाखलत करती है, ये इसलिए ख़िलाफ़ है कि फ़ौज कल इनके साथ थी, आज उनके साथ क्यों नहीं, आज उनके साथ क्यों है और इनके साथ क्यों नहीं है। तो सारी जंग यही है, बस अपॉर्चुनिटी चाहिए, दोबारा जाके बैठ जाएंगे। ये हकीकी आज़ादी और रियासत मदीना, ये सारी चीज़ें बस एक सेटलमेंट्स की दूरी पर है। बिल्कुल। चलें अब पॉडकास्ट की तरफ आते हैं। ये पॉडकास्ट का शौक कैसे पैदा हुआ और कब पैदा हुआ?
पॉडकास्ट का मैंने देखा था, कुछ 2-3 पॉडकास्ट मेरी नज़र से गुजरे थे, सरकास्टिक ना, जो बैठ के इस तरह आपको लगता है ना कि किसी ने कौन से? ये वासिफ का ये Okay. एक और साहब हैं जिनका बेबी डॉल के साथ एक पॉडकास्ट आया था, दुबई में जो Alright. रहता है। हाँ, वो ऐसे लग रहा होता है ना कि इन्होंने चर्च पी के पॉडकास्ट कर रहे हैं, बड़ा सरकास्टिक का किस्म का, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। तो मैंने अपने दोस्त उमर सलीम से बात की, मैंने कहा यार लेट्स डू समथिंग लाइक दिस। और हम जब यहाँ बैठे हुए होते हैं ना, तो हमारे बीच में वैसे ही वो सरकाज़म और वो ना जोक्स वगैरह चलते रहते हैं। तो एक दिन बैठे और हमने ऐसे ही गो फ्लो में ही हमने एक वीडियो बनाई, एंड इट वाज अबाउट कि यार अमीर आदमी की ज़िंदगी कैसे होती है, अमीर आदमी को क्या करना चाहिए जब वो डिप्रेशन में होता है। हाँ, और यार वो वीडियो इतनी वायरल हुई कि अब मैं एक दिन एक कोयटा कैफे पे बैठा था इधर, और एक बंदा आया मेरे पास और कहता है यार इमरान भाई, आप इमरान है ना? मैंने कहा हाँ। यार आपकी डिप्रेशन वाली वीडियो देखी थी, बहुत मज़ा आया। फिर यू नो आई वाज लाइक, मुझे बड़ा अफसोस इस बात का हुआ ना कि मेरे कुछ दोस्त हैं जो मेंटल हेल्थ के ऊपर काफ़ी सालों से वीडियोस बना रहे हैं, और उन बेचारों की वीडियोस पे ना कभी इतनी रीच आई है, ना कभी उनको किसी ने सीरियस लेके सुना है। लेकिन मुझे ये हुआ कि यार ये देखो, मैंने सरकाज़म में एक डिप्रेशन का मजाक उड़ाया और लोगों ने उसको कितना पसंद किया। सो अफसोस भी हुआ एट द सेम टाइम, लेकिन हाँ, लेकिन चले एंटरटेनमेंट थी तो कर दिए। अपना फ्यूचर कहाँ देख रहे हैं आप? यार मुझे बिल्कुल नहीं पता टू बी ऑनेस्ट। फ्यूचर मेरे जो गोल्स हैं मैं थोड़ा बता दूं आपको। मैं बनना चाह रहा हूँ ट्रेडर, सही है ना, और मैं कर भी रहा हूँ ट्रेड, फॉरेक्स में ट्रेड करता हूँ, ठीक है ना, लेकिन मैं इसके बारे में इतना बात नहीं करता, ना पोस्ट करता हूँ सोशल मीडिया पे, ना मैं बताता हूँ लोगों को अपने तारुफ में कि मैं ट्रेडर भी हूँ। वो मैं वो करता हूँ। मेरा फ्यूचर यार असल में ना ट्रेडर जो होते हैं ना, वो ज़्यादातर आप देखेंगे ना बिलियनियर होते हैं, मिलियनियर होते हैं, उनके पास अपने जहाज़ होते हैं, जो गोरे हम देखते हैं इंस्टाग्राम पे, उनके पास अपनी लैम्बोर्गिनियाँ होती है। और मैं वो बंदा जो मैं बाय वर्क हमेशा अपने घर से स्टूडियो आता हूँ। तो जब आप कहते हैं कि मैं ट्रेडर हूँ, तो दे ऑलवेज एक्सपेक्ट टू कि यार आपके पास तो ये चीज़ें होंगी, सही है ना, और ये लाजमी नहीं है। तो मैं नहीं बताता, और पाकिस्तान में ये चीज़ लोग जुआ भी समझते हैं, क्योंकि यहाँ पे तो हर एक चीज़ को मॉरल उस हिसाब से लेंथ से पहले देखा जाता है। तो मैं नहीं बताता किसी को। मेरा प्लान ये है कि मैं फ्यूचर में उस चीज़ को स्केल अप करूँ, उसको करूँ आगे जाके। और यूएस में मतलब ये है कि या बाहर की दुनिया में लोग इसको प्रोफेशन की तरह ट्रीट करते हैं, घरों में लोगों ने वो बनाए हुए होते हैं, सेटअप लगाए हुए होते हैं। तो ये प्लान है मेरा फ्यूचर में इसके लिए। ओके, एनी मैसेज फॉर माय फॉलोअर्स? अब मैसेज तो मैं ये दूंगा कि भाई मारिया को ना आप लोग लाइक करें, इनका बेल आइकन दबाएं, सही है ना, इनको सब्सक्राइब करें और इनको सपोर्ट करें। नौशाद, थैंक्स फॉर गिविंग मी टाइम। अल्लाह हाफिज़। आपका बहुत शुक्रिया कि आप आई और आपने इंतज़ार किया, उसके लिए मैं माजरत ख्वाह कि आपको इतना इंतज़ार करवाया। इट्स ओके, थैंक यू सो मच।